बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are going to start the topic electrolytic conduction. This topic is present on 289 page of your textbook. बड़ा ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है क्या होती है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेटालिक कंडक्शन। तो मैंने इसके दो ये डिफरेंसेस बना दिए हैं, यानी कि मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो डिफरेंसेस बना दिए हैं, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है वो टॉपिक लिख दिया है। तो आप ज़रा इसी को समझ लें और इसी को जो है वो फिर याद भी करें, लिख भी लें किताब में, इसके कागज़ पे ये डिफरेंसेस नोट करके स्टेप कर लें। तो बड़ा जी, मेटालिक कंडक्शन, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्शन। तो मेटल्स के में से इलेक्ट्रिक करंट का गुजरना मेटालिक कंडक्शन कहलाता है। तो पहले बड़ा जी आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस, जब कोई चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई पॉजिटिव आयन हो, नेगेटिव आयन हो, जब वो फ्लो करना शुरू कर देता है, हरकत करना शुरू कर देता है, तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। तो जो है किसी चीज में से इलेक्ट्रिक करंट का यानी चार्जेस का फ्लो करना इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहलाता है। ये इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है ये दो किस्म की है, मेटालिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब बात समझ में आ गई। तो बड़ा जी जो है मेटालिक कंडक्शन की डेफिनेशन, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्शन। और इसी तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट। फ्यूज्ड का मतलब होता है पिघला हुआ, और सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट का गुजरना यानी चार्जेस का फ्लो करना जो है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ये डेफिनेशन होगी पहले पॉइंट में, पहले में, दूसरे में। मेटालिक कंडक्शन में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस सूरत में फ्लो करता है, वो किस शक्ल में फ्लो करता है। तो वो बेटा जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी हम उन्हें कहते हैं। तो इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इसलिए मेटल कंडक्शन का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी रख दिया जाता है। जबकि इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ कैटायंस टुवर्ड्स कैथोड। कैटायंस कौन होते हैं, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन जो वो कैथोड की तरफ भागे, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया ना जी। एंड अनायंस टुवर्ड्स एनोड, और अनायंस जो है जो कि नेगेटिव आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बच जाए। तो इज कॉल्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसके अंदर, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बड़ी डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है ना जी। apparatus डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इन विच इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जी। नंबर 3, इट टेक्स प्लेस इन मेटल्स। मेटालिक कंडक्शन मेटल्स में ही होनी है। किस में होनी है, मेटल्स में। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का गुजरना वो मेटल्स में होता है। कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जैसे ग्रेफाइट, ठीक है ना जी, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम ज्यादा मेटल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जनरल एग्जांपल कर रहे हैं। इट टेक प्लेस इन मेटल्स, जबकि इट टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होनी है। तो बेटा जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो बेसिकली कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक हो गया ना जी। तो इसलिए हम उसके ऊपर बात भी कर लेते हैं कि जो है वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। केमिकल सब्सटेंसेस विच आयनाइजेस इनटू आयन। देखिए चैप्टर 8 चैप्टर 9 में
केमिकल इक्विलिब्रियम वाले में भी मैंने यही डेफिनेशन लिखी थी, और सॉल्यूशंस वाले में भी जब आपको एसिड बेसिस और बफर्स वाले टॉपिक पढ़ा रहा था उस वक्त भी, केमिकल सब्सटेंस विच आयनाइज इनटू आयंस ऑन फ्यूजन और डिसॉल्विंग इनटू वाटर, ठीक है ना जी, वो केमिकल सब्सटेंस जो आयंस में टूट जाती है, ठीक है ना जी, पिघलाने पर या पानी में हल करने पर, एंड अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को यानी चार्जेस को फ्लो करने दे टू पास थ्रू इट्स फ्यूज स्टेट, अपनी पिघली हुई हालत में या फिर अपनी सोल्यूशन वाली हालत में, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, हमें पता है कि फ्यूज स्टेट में या सोल्यूशन स्टेट में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े रहने की बजाय अलग-अलग हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रोड की मदद से लगाई जाती है तो वो हरकत करना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी मूवमेंट का नाम हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जी बेटा जी, तो अब जरा काम की तरफ चलते हैं। आयोनाइजेशन, पेज बेटा जी आपका पेज 290, आयोनाइजेशन को डिफाइन किया गया है आपकी किताब में। आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच आयनिक कंपाउंड व्हेन, जो कि मैंने इलेक्ट्रोलाइट वो आपको बता दिया है, व्हेन फ्यूज्ड और डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब उसको आप फ्यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक हो गया ना जी, या फिर उसको आप क्या करते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर आप उसकी क्या करते हैं फ्यूजन करते हैं, तो या फिर डिसॉल्व्ड इन वाटर या आप उसको वाटर में डाल देते हैं, तो उस दोनों सूरतों में जो है क्या हो जाता है, स्प्लिट अप इनटू चार्ज पार्टिकल्स, वो चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस में टूट जाता है। देखें बड़ा ये बात गौर से सुने कि यहाँ पर पहले ही जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। देखें ये 2+ और 1- यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, एक ब्रोमीन का 1-, दो ब्रोमीन का क्या हो जाएगा 2 × 1-। तो अब देखें ये फॉरवर्ड स्टेप जो है इसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस स्प्लिट अप हो रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड स्टेप डिसोसिएशन आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का है फ्यूजन पे मेल्टिंग पॉइंट पर। तो इसलिए सॉलिड जब मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करेगा तो लिक्विड में तो धीरे, लेकिन लिक्विड में पॉजिटिव कटाइंस और नेगेटिव अनाइंस इकट्ठे जुड़े नहीं रहेंगे, सॉलिड स्टेट में जुड़े नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फ्रीली मूविंग हो जाएंगे। इस तो वो दोबारा से आपस में टकराकर फिर सॉलिड स्टेट में तब्दील हो सकते हैं। इस प्रोसेस को, रिवर्स प्रोसेस को हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। लेकिन फॉरवर्ड स्टेप कौन है, आयोनाइजेशन का डेफिनेशन, प्रोसेस इन विच आयनिक कंपाउंड जो है व्हेन फ्यूज जब पिघलाई जाती है, डिसॉल्व्ड और डिसॉल्व्ड इन वाटर स्प्लिट अप टूट जाती है, स्प्लिट अप टू इनटू चार्ज पार्टिकल्स। तो लेड ब्रोमाइड जो है वो टूट जाता है लेड आयंस, और तो इसमें यहाँ पे ये इसका सॉलिड स्टेट है, ये इसके लिक्विड स्टेट है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से क्या होना है, फॉरवर्ड स्टेप फिर आयोनाइजेशन, ठीक है ना, जिसने हल होना है। तो जो डेसोल्यूशन है वो आयोनाइजेशन है। सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस एक दूसरे से स्प्लिट अप होकर सोडियम आयंस एक्वस, क्लोराइड आयंस एक्वस। इस एक्वस का मतलब चैप्टर 9 के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हाइड्रेटेड आयंस, ठीक है ना जी। अब ये हाइड्रेटेड आयंस हैं, ये दोबारा से आपस में टकरा के फिर तब्दील हो सकते हैं सॉलिड स्टेट में। तो रिवर्स स्टेप का नाम फिर क्या बन गया, प्रेसिपिटेशन। तो बेटा जी मेरा मकसद कहने का ये है कि आप आयोनाइजेशन के ऊपर आपने सिर्फ फॉरवर्ड स्टेप को देखना है। आज के टॉपिक में रिवर्स स्टेप का तो आज हम आपको करवा ही नहीं रहे हैं, आयोनाइजेशन, ठीक है ना जी, कि जिसमें जब आप एक आयनिक कंपाउंड को फ्यूज करते हैं तो तब भी वो अपने आयंस में टूट जाता है, या आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो तब भी वो अपने आयंस में टूट जाता है। इस अमल को, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है जी। उन आयंस का दोबारा से आपस में रिएक्ट करके फिर सॉलिड स्टेट में तब्दील होना प्रेसिपिटेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अब आ जाते हैं किसकी तरफ बेटा जी, जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है। पहले डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड टू रन अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना जी।
वो ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है टू रन ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिडॉक्स रिएक्शन यानी जो है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो खुद ब खुद रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज होना नहीं पसंद करते, हम उनकी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऐसा करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज टू रन complete a non-spontaneous redox reaction and the whole process is called electrolysis। बड़ा ही मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन है वही आपने किसकी बना देनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस की। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो भाई ये हेडिंग काट के आप ये लिख दें, ठीक है ना जी, और नीचे क्या कर दें, द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बात एक ही है। देखिए जरा ये कुछ स्टार्स बनाए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी ऑफ दी प्रोडक्ट्स बना दी जाती है। वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में से गुजारा जाता है और उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें वो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी की सूरत में मौजूद है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होकर केमिकल एनर्जी की सूरत में मौजूद है। Electrolysis product of non-spontaneous redox reactions of electrolyte are produced at electrodes। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में से गुजरेगा और उसकी प्रोडक्ट्स बनेगी और वो प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोड्स पर बनेगी। इसके एग्जांपल बेटा जी, डाउन सेल जिसमें सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन हासिल की जाती है, और दूसरी एग्जांपल क्या है, नेल्सन सेल जिसमें सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डाल के आयोनाइजेशन में से गुजार लिया जाता है तो फिर उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन हासिल होती है। तो फर्क है दोनों में, वो डिटेल्स में आपको हम फिर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो है वो पढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएगा। अब बेटा जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जो है वो क्या डेफिनेशन के बाद अब क्या आ गया है, इसका स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर। बड़े जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही क्यों ना हो, वो दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा इलेक्ट्रोड। दूसरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन याद करनी जरूरत नहीं है आपको, मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिख दी है कि कोई अगर आपको यानी कोई नहीं आज से पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पता तो होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड प्रॉपरली कैसे आप किसी को बताएंगे। रॉड हो सकता है, शीट हो सकती है ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स की भी हो सकती है, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ठीक हो गया ना जी। नॉन मेटल्स की भी हो सकती है जैसे ग्रेफाइट, ठीक हो गया। तो मेटल्स विच टेक इन आउट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रोड्स वो मेटल वो शीट्स हैं, वो रॉड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को या तो अंदर लेके जाते हैं या बाहर लेके आते हैं, ठीक है ना जी। टू फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ लेके जाते हैं, ठीक हो गया ना जी। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो है ये इलेक्ट्रोड जिसे हमने कैथोड का नाम दिया है। इलेक्ट्रोड असल में दो किस्म के, अच्छा जी, ये इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इधर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ रहे हैं, नजर आ रहा है ना जी। इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ जा रहे हैं, इसमें बाहर आ रहे हैं। तो बेटा जी जो है ना वो इलेक्ट्रोड्स जो है वो दो किस्म के होते हैं। इलेक्ट्रोड्स दो किस्म के होते हैं, नंबर एक पे कैथोड और दूसरे नंबर पर बेटा कौन है, एनोड। एक कैथोड और दूसरा कौन है, एनोड, कैथोड, ठीक है ना जी। इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक प्लेस, ये डेफिनेशन है। वो इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन होती है, टेक्स प्लेस, उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो बेटा जी जो है जबकि एनोड जो है इलेक्ट्रोड ऑन विच, ये डेफिनेशन प्रॉपर है, ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना जी। तो बेटा जी ये अब याद रखें, मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की डेफिनेशंस जो हैं वो पहले लेक्चर में लिखवाई हुई हैं, वो एक दफा फिर रीड कर लीजिएगा। तो ये प्रॉपर है। देखिए मैंने यहाँ पे चार्ज की बुनियाद पर कैथोड और इलेक्ट्रोड को डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जिसमें कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है
और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। लेकिन एक बात पक्की है, चाहे कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होनी है, रिडक्शन, और एनोड के ऊपर हमेशा क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया ना जी, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या वोल्टिक सेल हो। तो बेटा जी जरा आज के, चूंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हैं, जो हमने आपके सामने डायग्राम बनाई है, इसमें हमने मिसाल के तौर पर जो है ये कॉपर इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है ना जी। अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड को जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे ना, तो वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, जो जिसको हमने डीसी सोर्स लेबल किया हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो जब इस इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर खींच लिए जाएंगे, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज देगा। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फिर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस डायग्राम में कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वजह मैंने बता दी है, इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो इसलिए मेटल का पीस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। और इधर बैटरी का टर्मिनल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजेगा, ठीक है ना जी। तो जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा, इस मेटल पीस में इलेक्ट्रॉन्स के जमा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब बेटा जी जो है इस इलेक्ट्रोड्स को डिफाइन करने के बाद जो है क्या होता है, अब इसका आपको हमने इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आपके सामने है। फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फंक्शन, ये काम कैसे करता है। तो बेटा जी जो होता है ना पॉजिटिव आयन, जाहिर बात है पॉजिटिव आयन किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज दिखने वाले कैथोड की तरफ। पॉजिटिव आयन नेगेटिव चार्ज दिखने वाले कैथोड की तरफ, नेगेटिव आयन इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ, ठीक है। नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज ए फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ चार्जेस, flow of charges in an electrochemical cell is called electrolytic conduction. Flow of electric current यानी flow of electric charges through a fused electrolyte or solution of electrolyte is called electrolytic conduction. It is due to flow of cations towards cathode and anions towards anode in electrochemical cell. यही सारी बातें मैंने आपको इधर लिखवाई हैं जी बेटा जी। तो ये अब थोड़ा सा काम और है, वो आपको करवाना है अभी जी बेटा जी। तो हम फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो पढ़ रहे थे। तो देखें कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर एट इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कंस्टिट्यूट द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पेज 291 पे मैं आपको ले गया हूँ, बाकी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखें कि जो होते हैं ना आयंस जो है वो तो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में हो, ठीक है ना जी। तो वो फिर इलेक्ट्रोड के साथ ना इन कांटेक्ट टकराते हैं हरकत करते हुए। जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है ना जी, वो इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव चार्ज वाला और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएगा या मेटल के एटम में तब्दील हो जाएगा। इस अमल को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और इसी तरह से जो नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, खुद तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जो नेगेटिव आयन है वो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी इधर से उठा के इधर भेज देगी। बैटरी इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रही है इलेक्ट्रॉन्स को हरकत करवाना, ठीक है ना। देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर कैसे जाएगा, बैटरी वो एनर्जी देगी उसको इस जगह से इस जगह पहुंचाने के लिए। और इस तरह से जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, उस वक्त तक जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो होता रहेगा। बड़ा ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत देखिए आज के लेक्चर में जो है वो कई तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हेन ए मोल्टन साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स आर प्रेडिक्टेबल। जब आप एक मोल्टन साल्ट को लेके उसके इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम बनने वाली प्रोडक्ट्स को बता सकते हैं कि क्या क्या बनेगा। वो हमें उसका केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, आपको वो बता दिया जाएगा। मसलन आपको लेड ब्रोमाइड बताया तो हम बता देंगे जी कि लेड इस इलेक्ट्रोलाइसिस से लेड बनेगा और ब्रोमीन बनेगा। आपको सोडियम क्लोराइड बता दिया
तो अगर वो मोल्टन स्टेट में है तो उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम और क्लोरीन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है फार्मूला बता रहा है कि लेड मौजूद है, बोरोमीन, सोडियम मौजूद है, क्लोरीन, तो वही दो प्रोडक्ट्स बनेगी। ऐसा क्यों, जो आप सुन ले, नोट करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं जी। बिकॉज fused electrolyte produces only one type of cations and one type of anions। जब आप इसको फ्यूज करेंगे, पिघलाएंगे, इसकी आयनाइजेशन करवाएंगे, तो सिर्फ एक किस्म का पॉजिटिव आयन और एक ही किस्म का नेगेटिव आयन बनेगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस दे विल रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, कटायंस रिड्यूस हो जाएंगे और अनाइंस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक हो गया ना जी। तो दे विल रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज इनटू देयर फ्री स्टेट, अपनी फ्री स्टेट वाली में जहां पे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है जी। दो एग्जांपल्स टेबल 10.1 ए में से, टेबल 10.1 ए में बेटा जी, जिसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, इलेक्ट्रोड ने खुद रिएक्शन में नहीं हिस्सा लिया, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में। तो जरा देखें, ये दो एग्जांपल उसी में से मैंने आपको दी हैं, नोट कर लीजिएगा बेटा जी। अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, स्टेटमेंट भी आपने नोट करनी है, आंसर भी आपने नोट करना है। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल, तो फिर हम प्रोडक्ट्स नहीं बता सकते। टेबल 10.1 ए को जरा देखें, जिसमें कहते हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट यानी जो खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं देते, ठीक है, जैसे प्लाटिनम ग्रेफाइट वगैरह। तो देखें उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड एक्वस। अब NaCl को देख के तो हम कहेंगे सोडियम और क्लोरीन, लेकिन नहीं, क्या बन गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और इस तरह से जो है क्यूप्रिक क्लोराइड जो है उससे कॉपर और क्लोरीन बन गया। ठीक हो गया ना जी। कॉपर सल्फेट से कॉपर और ऑक्सीजन बन गया, कभी कुछ बन जाता है, कभी क्लोरीन बन रही है, कभी ऑक्सीजन बन रही है। पोटाशियम नाइट्रेट से ना पोटाशियम बना और ना ही नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बना, बल्कि क्या बन गया है, उल्टा जो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और H2SO4 से भी। ये मैंने दो एग्जांपल्स आपको दी हैं। सोडियम क्लोराइड एक्वस से हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सोडियम और क्लोरीन, लेकिन नहीं, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बन कुछ और रहा है। कैथोड पे ये बनेगा, एनोड पे ये बनेगा, ये कैथोड, और इसी तरह से ये प्रोडक्ट्स जो है। इस तरह से H2SO4 को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा रिड्यूस होके, लेकिन नहीं, क्या हुआ, वो सल्फ्यूरिक एसिड बस आयोनाइज कर गया हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन में, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैसे के वहां पर। तो प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल। क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन टू टाइप्स ऑफ कैटायंस, दो किस्म के पॉजिटिव आयन मौजूद होते हैं, एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से टू टाइप्स ऑफ अनायंस, हाइड्रोक्साइड आयंस जो कि वाटर से आएगा, और अनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि इलेक्ट्रोलाइट से नेगेटिव आयन आएगा। तो दो किस्म के पॉजिटिव आयन हैं, दो किस्म के पॉजिटिव आयन, दो किस्म के नेगेटिव आयन। कौन सा पॉजिटिव आयन रिड्यूस होगा, कौन सा नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होगा, डिपेंड अपॉन, ठीक है ना जी, विच विल रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, कौन सा रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होगा टू देयर फ्री स्टेट, डिपेंड अपॉन नेचुरल टेंडेंसी, ठीक है ना जी, इट्स नेचुरल टेंडेंसी, वो उनकी नेचुरल टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। ये नेचुरल टेंडेंसी को हम कैसे मेजर करते हैं वो कभी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल समझ लें कि ये उनकी अपनी हर एक की एक दूसरे के लिहाज से जाती सलाहियत है। जैसे सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में से हाइड्रोजन आयन आसानी से रिड्यूस होना पसंद करता है। ठीक हो गया ना जी। तो क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में से क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है। इस तरह से बात समझ लें। लो बेटा जी, तो ये टेबल 10.1b जो है उसको जरा आप थोड़ा सा देख लें। जो है क्या बताया जा रहा है कि जो है व्हेन दी इलेक्ट्रोड्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन, अब इलेक्ट्रोलाइट नहीं बल्कि इलेक्ट्रोड्स जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, यानी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी और इलेक्ट्रोड की ही क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो जिस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी उसे क्या कहेंगे, एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होगी उसको क्या कहेंगे, कैथोड। तो बड़ा जरा देखें, हमने एग्जांपल आपके लिए एक एक्सप्लेन कर दी है। ये कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड बनाया है और कॉपर ही इलेक्ट्रोड क्या बना दिया, कैथोड बना दिया है। और उनका इलेक्ट्रोलाइट कौन है, उनका इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, जो कि आयनाइज करके कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस। तो बड़ा जी क्या होता है कि कॉपर के एटम जो हैं वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयंस में तब्दील हो जाते हैं। ये कॉपर इलेक्ट्रोड
ऑक्सीडाइज होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये कॉपर आयंस में तब्दील होके सोल्यूशन में चला गया। सोल्यूशन में से कॉपर आयन जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। किस में तब्दील हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में, यानी कैथोड के ऊपर जाके उसकी क्या हो जानी है, रिडक्शन हो जानी है। तो इस तरह से सिल्वर नाइट्रेट वाली एग्जांपल है, उसमें एक सिल्वर से एटम जो है वो ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में आता है इलेक्ट्रोलाइट में, और फिर इलेक्ट्रोलाइट से जो है वो कैथोड के ऊपर जाके फिर दोबारा, तो इस तरह से मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये बड़ा जी आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर व आमीन। शुक्रिया।